के कुछ एग्जाम्पल्स भी कर लिए थे, ठीक है। तो आज अच्छा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस से अपने को स्टार्ट करना है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ दैट सेक्शन 19 तो डील करता है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कोवर्जन, फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन से, जबकि अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है उसको डील करेगा सेक्शन 19A। अनड्यू इन्फ्लुएंस को डील करेगा सेक्शन 19A, ठीक है जी। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं सर अनड्यू इन्फ्लुएंस के एज पर सेक्शन 19A? सर या तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होने के कारण सेट असाइड किया जाएगा, और या फिर कोर्ट उसको मॉडिफाइड फॉर्म में एनफोर्स करेगा, मॉडिफाइड फॉर्म में एनफोर्स करेगा, ठीक है जी। तो ये अपन ने पढ़ा था, नट शेल में यही होता है। आइए पढ़ना चालू करते हैं। चलिए, कॉन्ट्रैक्ट्स बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस कौन पढ़ेगा? हिमांशी आप पढ़ना चालू करो। Yes, sir. Consequences of undue influence, Section 19A. A. When consent to agreement is obtained by undue influence, the agreement is a contract voidable at the option of the party whose consent was so obtained. यस, तो पहला तो मैंने आपको बता दिया कि सर जैसे कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस और कोर्जन, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में होता है, वैसे ही अनड्यू इन्फ्लुएंस में भी होता है सर, वॉइडेबल होता है। एक तो ये हो गया, ठीक है। आगे बढ़। Any such contract may be set aside either absolutely or if the party has received any benefit under the contract upon such terms and conditions as the court may deem fit. तो मैंने आपको क्या बताया कि सर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को या तो पूरी तरीके से साइड में रख सकते हैं। सर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट? या तो आप उसके साथ में आगे बढ़ सकते हैं या फिर उसे सेट असाइड कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, रिसेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो या तो आप उसे पूरी तरीके से रिसेंड कर सकते हैं, या फिर सेकंड ऑप्शन क्या, इफ द पार्टी हैज रिसीव्ड एनी बेनिफिट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, then in such a case upon such terms and conditions as the court may deem fit, upon such terms and conditions as the court may deem fit, यानी कोर्ट आपको उसे खत्म करने का या फिर उसे मॉडिफाइड फॉर्म में एनफोर्स कराने का भी ऑप्शन देगा, ठीक है। तो सर देखो, ये मैंने आपको कल बताया था ना कि इफ द कोर्ट फील्स दैट 60% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट इज टू हाई which the money lender is charging, लेकिन ये एक साल बाद आ रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कराने, तो सर रिसेंड तो करवा दिया लेकिन 18% पर एनम के हिसाब से पैसा जो है वो मनी लेंडर को भी दिलवाया कि भैया एक साल तूने फोकट पैसे के मजे ले लिए हैं, तो ऐसा थोड़ी फोकट में थोड़ी मजा लेने देंगे। तो मॉडिफाइड फॉर्म में भी कोर्ट उसे एनफोर्स करा सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक बार इनके एग्जांपल्स भी पढ़ ले यार हिमांशी। Yes, sir. Either absolutely, B's son forged B's name to a promissory note. B, under threat of prosecuting B's son, obtains a bond from D for the amount of the forged note. The court may set aside the bond. देखो कुछ ये एग्जांपल इतना विशेष नहीं है, अपने तो अनड्यू इन्फ्लुएंस का आप एग्जांपल जानते हो ना कि सर एक रिलेशनशिप होना चाहिए बिटवीन द पार्टीज। रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए जिसमें एक पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन में, एक वीकर पोजीशन में, और डोमिनेटिंग वाला अपनी डोमिनेटिंग पोजीशन को यूज करके एक अनफेयर एडवांटेज ले रहा है ओवर द पार्टी हु इज इनटू वीकर पोजीशन, ठीक है, ओवर द पार्टी हु इज इनटू वीकर पोजीशन, ठीक है सर। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस सेक्शन 19A में अपन ने देख लिए, ठीक है। और अनड्यू इन्फ्लुएंस के काफी सारे एग्जांपल मैंने आपको बताया, डॉक्टर, पेशेंट, गुरु, डिसाइपल, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी काफी सारे, पेरेंट्स और चिल्ड्रन, ठीक है। एग्जाम्पल्स करीब करीब वही है जो मैंने आपको बताया। दिस इज नॉट अ टू गुड एग्जाम्पल। चलिए
नो अनड्यू इन्फ्लुएंस इन कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस, ये मैं आपके साथ में कल डिस्कस कर चुका हूँ। सेम मिस्टर एक्स एक बैंक के पास में गए, बैंक बिना किसी कारण 40% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करने की बात कर रहा है। सेम मिस्टर एक्स बैंक के पास में गए, लेकिन उस समय मार्केट की लिक्विडिटी पोजीशन बड़ी टाइट थी, इसलिए बैंक 40% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चार्ज कर रहा है। तो इसमें तो ये तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में धंधा हो रहा है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रहा है, इसलिए यहाँ कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है। जबकि यहाँ पर क्या होगा, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है, तो यहाँ डेफिनेटली अनड्यू इन्फ्लुएंस का मामला दिखता है, क्योंकि इसे कोई और लोन नहीं दे रहा था। ठीक है, सो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अनड्यू इन्फ्लुएंस का आपको सहारा नहीं लेना है। ठीक है, एग्जाम्पल्स वही है, कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब कौन प्रूव करेगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस था या नहीं था, किसके ऊपर जिम्मेदारी आएगी ये प्रूव करने की कि सर अनड्यू इन्फ्लुएंस था या नहीं था? हिमांशी। Burden of proof. If the transaction on the face of it appears to be unconsignable, unfair, then the burden of proving the absence of the use of dominant position to obtain the unfair advantage will lie on the party who is in a position to dominate the will of the other. देखो, मैंने आपको कहा था कि अनड्यू इन्फ्लुएंस में दो तरीके के ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। एक तो जो चेहरे पे दिख जाते हैं कि भाई साहब यहाँ पर कुछ दाल में काला ही नहीं, पूरी दाल ही काली दिख रही है, जहां पर चेहरे पे ही पता पड़ जाता है कि अनकंसाइनेबल ट्रांजैक्शन है, यानी कि अनफेयर ट्रांजैक्शन है, चेहरे पे ही दिख जाता है। वहां पर ये प्रूव करना किसकी जिम्मेदारी होगी, जो डोमिनेटिंग पार्टी होगी उसकी जिम्मेदारी होगी कि भैया मैंने कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं लगाया है, क्योंकि यहाँ चेहरे पे दिख रहा है भाई गड़बड़ ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो यहाँ प्रूविंग कि अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं लगाया गया है, इसकी जिम्मेदारी उसको ऊपर दे दी गई है, पार्टी हु इज इनटू डोमिनेटिंग पोजीशन। ठीक है, जबकि रेस्ट ऑफ द केसेस में जहां पर अपन ट्रांजैक्शन को देख के ये पता नहीं लगा सकते कि चेहरे पे ही ये कुछ लिखा हुआ नहीं है कि है ना ये कैसा ट्रांजैक्शन होगा, अनकंसाइनेबल या अनफेयर ट्रांजैक्शन है या नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कैसा है, जहां सामने देख के पता नहीं पड़ता है, तो फिर जो इल्जाम लगा रहा है ना कि मेरी कंसेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू ली गई है, इसलिए मैं सेट असाइड करना चाहता हूं इस कॉन्ट्रैक्ट को, दैट्स व्हाई आई वांट टू सेट असाइड दिस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सो द रेस्ट ऑफ द केसेस में जहां पर अनकंसाइनेबल ट्रांजैक्शन चेहरे पे नहीं दिखता है, the burden of proving the undue influence is on the weaker party who wants to set aside the contract. He needs to prove that undue influence was applied. ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई आप दोनों को, मतलब दोनों बातें आप लोगों को समझ में आ गई कि अलग अलग लोगों पे बर्डन ऑफ प्रूफ होगा अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में। एम आई राइट? Yes, sir. यस सर। सभी जनों से पूछ रहा हूँ, एम आई राइट? समझ में आया रे? यस सर। शिवम जैन, लेट क्यों ज्वाइन किया तूने? सर खाना खा रहा था। एरर आ रहा था। और ये हमारा निकुंज कहाँ है? सर मालूम नहीं। मालूम नहीं है? तेरे दोस्त ने तेरे को धोखा दे दिया, बिना बताए खुद ने क्लास बंक कर ली। चलिए लास्ट पॉइंट करते हैं इस टॉपिक का, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कोवर्जन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ठीक है, देखो आज से पहले भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी और दूसरे एक्ट्स पढ़ेंगे उसमें भी डिफरेंसेस आए हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन दिस। कोशिश करना, भले ही नोट्स में दिए हुए हो नहीं दिए हुए हो, सबसे पहले तो कोशिश करना कि आप उनको एक टैबुलर फॉर्मेट में आंसर करें। सबसे पहले तो कोशिश करना आप उनको एक टैबुलर फॉर्मेट में आंसर करें, टेबल फॉर्मेट में। यूं नहीं कि पैराग्राफ में लिख दिया कोवर्जन ये होता है इसमें और अनड्यू इन्फ्लुएंस में ये डिफरेंस होता है, ब्ला 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 ब्ला। वो नंबर भी फिर तुम्हें ढूंढने पड़ेंगे उसमें, पैराग्राफ में जो एग्जामिनर नंबर देगा। तो अपन किस में आंसर करेंगे सर? टेबल फॉर्मेट में। अच्छा, 2 कॉलम टैबुलर फॉर्मेट की बजाय आप कोशिश करो 3 कॉलम टेबुलर फॉर्मेट में।
सर 3 कॉलम कैसे? सर एक कोअर्जन का हो जाएगा, एक अंडर इन्फ्लुएंस का हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा बेसिस ऑफ डिफरेंस। बेसिस ऑफ डिफरेंस देखो नोट्स में है ना, बेसिस पहले दिया हुआ है, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस या बेसिस ऑफ डिफरेंस, पर मैं आपको जो फॉर्मेट बता रहा हूँ उसमें यहाँ बीच में डाल देना इसको, तो इधर के लिए भी देखना और इधर के लिए भी देखना आसान हो जाएगा, ये ज्यादा अच्छा फॉर्मेट होगा। ठीक है, तो ट्राई एंड यूज 3 कॉलम और टैबुलर फॉर्मेट इन एग्जामिनेशन, ऐसे ऐसे और बीच में घुसा देना ये वाला। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंस। हिमांशु। Types of force. Coercion involves use of physical force. Under influence involves use of mental pressure. ये तो बहुत सिंपल है, कोर्जन जहां पर भी होगा वहां पर फिजिकल फोर्स या थ्रेट। अंडर इन्फ्लुएंस में यार मेंटल प्रेशर होता है, कोई फिजिकल नहीं होता है। रिलेशनशिप, Relationship. No relationship between the parties to the contract. Some sort of relationship generally exists between the two parties. इधर कोई जरूरी नहीं है कि पार्टीज के बीच में रिलेशनशिप हो जाए तो ठीक है, नहीं भी हो तो भी हमें फर्क ही नहीं पड़ता, कोई जरूरी नहीं है कोर्जन के लिए। जबकि अंडर इन्फ्लुएंस में तो हमेशा मैं पहला पॉइंट बताता हूँ, कोई ना कोई तरीके का रिलेशनशिप होगा बिटवीन द पार्टीज, जैसे कि बॉस सबऑर्डिनेट, जैसे कि हस्बैंड वाइफ, जैसे कि गुरु डिसाइबल, जैसे कि टीचर स्टूडेंट, जैसे कि पेरेंट और सन, जैसे कि डॉक्टर और पेशेंट, और भी बहुत सारे बताएं, बार बार रिपीट करके टाइम खराब नहीं करें। तो सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप जनरली एग्जिस्ट बिटवीन टू पार्टीज। ठीक है, थर्ड पार्टी, यस। Third party coercion may be employed either against the party to the contract or against any third party who is not a party to the contract. Undue influence is exercised against a party who is a party to the contract. No third party is involved in creating undue influence. सर कल ही बताया था, कल नहीं परसों बताया था, कोअर्जन, स्पेलिंग ढंग से याद करना, एस नहीं आता है, सी आता है, कोअर्जन। कोअर्जन में मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को खुद भी बीटिंग दे सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट बनवा सकते हैं। मिस्टर एक्स जरूरी नहीं है खुद बीटिंग दे, मिस्टर जेड के थ्रू मिस्टर वाई को बीटिंग दिलवा रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, तो थर्ड पार्टी का भी इधर थर्ड पार्टी के द्वारा भी कोअर्जन अप्लाई हो सकता है। और मिस्टर एक्स मिस्टर वाई जो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट हैं उनको नहीं, मिस्टर वाई के सन को किडनैप करते हैं, तो कोअर्जन सन पे लग रहा है, लेकिन तो भी ये कोअर्जन की डेफिनेशन में माना जाएगा। कहने का मतलब कोअर्जन पार्टीज के द्वारा भी लगाया जा सकता है, थर्ड पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, थर्ड पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट जो मतलब पार्टी नहीं, थर्ड पार्टीज के द्वारा भी लगाया जा सकता है, वो आर नॉट द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। पार्टी पे लगाया जा सकता है और थर्ड पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट पे, थर्ड पार्टी पे लगाया जा सकता है। लगाने वाला और जिस पे लग रहा है दोनों थर्ड पार्टीज भी हो सकते हैं। जबकि अंडू इन्फ्लुएंस में ये जो रिलेशनशिप है इसमें ही दोनों पार्टीज ही होनी चाहिए, बॉस सबऑर्डिनेट। ठीक है, जिनके बीच में रिलेशनशिप है दे शुड बी पार्टीज एंड उन दोनों के बीच में ही अंडू इन्फ्लुएंस होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रिजम्पशन। The court cannot draw the presumption of coercion. The court may draw the presumption of undue influence if the circumstances so warrant. कोर्ट कभी भी परिस्थिति देख के कोअर्जन को प्री अज्यूम पहले से अज्यूम नहीं कर लेगा कि यहाँ तो कोअर्जन है भैया, उसको प्रूव करना पड़ेगा। जो कोअर्जन के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड कराना चाह रहा है ना, उसको प्रूव करना पड़ेगा कि मेरे साथ में कोअर्जन एक्सरसाइज करके हुआ है। कोर्ट कभी भी प्रिजम्पशन नहीं लेगा कोअर्जन का। जबकि कई बार जब दाल पूरी काली होती है ना, जब चेहरे पे अनकंसाइनेबल ट्रांजैक्शन दिखता है, तो कोर्ट में आप कोर्ट के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, कोर्ट चाहे तो करे, कोर्ट नहीं चाहे तो नहीं करे। कोर्ट में यहाँ पर शैल नहीं लिखा, यहाँ पर मे लिखा है, उसकी इच्छा पे डिपेंड करता है, इट्स ऑप्शनल। सो द कोर्ट मे ड्रॉ द प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। वो अनड्यू इन्फ्लुएंस का प्रिजम्पशन कोर्ट चाहे तो ले सकता है यदि सर्कमस्टांसेस ऐसी लग रही हैं तो। तभी तो बोलते हैं कई बार जहां अनकंसाइनेबल बार्गेन या ट्रांजैक्शन है वहां पर कोर्ट डोमिनेटिंग पार्टी बोलेगा तू प्रूव कर कि यहाँ पर अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है, उल्टा भी बोल सकता है। ठीक है, तो कोअर्जन का प्रिजम्पशन नहीं लिया जा सकता, जबकि अनड्यू इन्फ्लुएंस का प्रिजम्पशन लिया जा सकता है। इफेक्ट, हिमांशी।
The contract is voidable at the option of one of the parties to the contract. The contract is either voidable or the court may enforce it in a modified form. यहाँ लगेगा सेक्शन 19, यहाँ लगेगा सेक्शन 19A। वापस बताने की जरूरत है क्या मेरे को? यहाँ केवल voidable कोर्जन में, यहाँ पर voidable या फिर कोर्ट में enforce it in a modified form। बोलो सर, समझ आ गया? Yes, sir. बर्डन ऑफ प्रूफ Yes. आती है, पढ़ लो एक बार। Burden of proving that coercion was applied lies upon the person who wants to avoid the contract, that is, whose consent was not freely taken. If unconsignable transaction, burden to disprove UI undue influence is on dominating party. In other cases, burden to prove undue influence is on weaker party. पढ़ चुके हैं ना? सामने दिखता हुआ घटिया सा ट्रांजैक्शन है, पता पड़ता है यहाँ पर गलतबाजी की गई है, तो फिर डोमिनेटिंग पार्टी को प्रूव करना पड़ेगा, अरे मैंने इन्फ्लुएंस नहीं किया है रे। जबकि इधर इन अदर केसेस जहां पर सामने अनकंसाइनेबल ट्रांजैक्शन नहीं दिखता है, वहां पर बर्डन टू प्रूव अंडर इन्फ्लुएंस इज ऑन वीकर पार्टी। ठीक है जी। तो और जबकि यहाँ पर कोर्जन में तो जो पार्टी जिसके ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, यानी जिसकी जबरदस्ती फिजिकल फोर्स के साथ में कोर्जन के साथ में कंसेंट ली गई है, वो पार्टी जो सेट असाइड कराना चाहती है कॉन्ट्रैक्ट को, उसी को प्रूव करना पड़ेगा कि भैया गड़बड़ है, इन्होंने मेरे साथ किया, ये लो प्रूफ। ठीक है, उसको प्रूव करना पड़ेगा। So these are the differences between coercion and interference. They are important from examination point of view. They are important from examination point of view. ठीक है, अब हमारा इस चैप्टर में क्या बचता है? फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। ठीक है, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। ठीक है, तो चालू करते हैं। फ्रॉड मतलब फ्रॉड करना नहीं, फ्रॉड को समझना। फ्रॉड सेक्शन 17, वापस आ जाओ एक बार। सर कंसेंट का कौन सा सेक्शन है? बोलो रे। कंसेंट का कौन सा सेक्शन है? बोलो रे। 13। कौन जना भाग गया बीच में से? कोई एक जना क्लास छोड़ के रवाना हो गया। सर जीत का नेटवर्क अनस्टेबल है। जीत का नेटवर्क अनस्टेबल है, तो वो किसी के थ्रू साथ में है क्या? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, सो कंसेंट का सेक्शन है 13, फ्री कंसेंट का सेक्शन है 14, कोर्जन का क्या है? कोर्जन का क्या है? लाइन से है रे, क्यों चिंता करते हो? अंडर इन्फ्लुएंस का क्या है? 16, फ्रॉड का 17, मिसरिप्रेजेंटेशन का 18. अच्छा, तो सेक्शन 19 क्या है? I guess हाँ बोलो ना। अच्छा, फिर ये क्या है? So 19 है consequences of undue influence और बाकी coercion, fraud and misrepresentation. याद आ रहा है? अभी तो पढ़ के आए थे क्या तुम लोग भी? ठीक है, इतने सारे सही बता दिए, और जब इनके रिजल्ट देखने की क्या होगा यदि इसके थ्रू बन गए, इसके थ्रू, इसके थ्रू, इसके थ्रू, इसके थ्रू बन गए, तो सेक्शन 19 और सेक्शन 19A में घुसना पड़ेगा। अच्छा जी, तो पलक राठी। हाँ सर। सेक्शन 10 क्या है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का? सेक्शन 10 एक सेकंड मुझे याद था। पलक राठी, गणपति पूरे हो गए? अरे हाँ सर। तो अभी
लॉ के सेक्शन में गणपति दिखने चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज लीगली एनफोर्सेबल। कुछ याद आ रहा है सेक्शन 10? हाँ मेरे को याद था पर मैं अभी भूल गई थी, पता नहीं। अच्छा, कौन बताएगा सेक्शन 10 क्या है? हाँ भाई निनाद कदम बोल बेटा। Sir, all contracts, sir, all agreements are, अरे sorry, एक मिनट, all contracts are agreement और agreements are not contract, और फिर legally enforceable का जो भी एलिमेंट होता है वो। वहां पर सेक्शन 10 आता है, लेकिन सर सेक्शन 10 बोलता क्या है? An agreement is said to be legally enforceable if it is having lawful object, lawful consideration made with free consent of the parties who are competent to contract. An agreement has not been declared as void agreement. So an agreement is said to be legally enforceable. Legal enforceability की ये जो 5 चीजें हैं ये कहाँ दी हुई है? सेक्शन 10 में दी हुई है। यस, याद आया सबको? या बस आगे आगे पढ़ते जाते हो, पिछला भूलते जाते हो ना? व्हाट इज सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? माइनर्स के ऊपर होता है सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। चलो, मैं तो तुमको सारे सेक्शंस करने का बोलता ही नहीं हूँ यार, ठीक है? केवल इंपॉर्टेंट या जो याद रख सकते हैं, ठीक है? सेक्शन 2 हमेशा डेफिनेशंस का होगा, ध्यान रखना। अलग अलग 2A में ऑफर और ऐसे ऐसे अलग अलग दी हुई है। 2H में दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज लीगली एनफोर्सेबल। ये कहाँ दिया हुआ है? 2H में दिया हुआ है ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? तो एक्सरसाइज मतलब मेहनत करनी पड़ेगी इसको याद रखने के लिए, ठीक है जी? और बेहतर होगा आप अभी से याद रख लें। कारण है आपने फाउंडेशन में क्लियर भी कर लिया, फाउंडेशन क्लियर कर लिया, ठीक है? यहां तो आप सेक्शन लिखेंगे, बहुत अच्छी बात है, लिखना भी चाहिए। सेक्शन नहीं लिखेंगे तो भी कुछ नंबर कट के आप पास हो जाएंगे, लेकिन इंटर में सेक्शंस की का महत्व इतना ज्यादा है कि आपका आंसर भयंकर तरीके से अधूरा हो जाएगा यदि आपने सेक्शंस मेंशन नहीं किए या रॉन्ग सेक्शंस मेंशन कर दिए, ठीक है? इसलिए आदत अभी से बना दो, रे कोशिश करो, अपने सर पे मत चढ़ने देना इस बात को, लेकिन कोशिश करो कि आदत अभी से बना दो। सो वी नीड टू स्टार्ट विद फ्रॉड, ठीक है भाई? आज एक काम करते हैं, कल थर्सडे है ना, आप में से कितने जनों ने